हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल AR स्टडी क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं एडवांस स्टील डिजाइनिंग और प्रीवियस लेक्चर में हमने लेसिंग के बारे में पूरा कवर किया। ठीक, अब उसका क्वेश्चन में नहीं करा रहे हो क्योंकि डिजाइन आपका बोला नहीं, तो डिजाइन का मतलब मैंने सारे स्टेप बता दिए और क्या क्या फॉर्मुलेज है वो सब बता दिए। ठीक, लेकिन क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ इसलिए क्योंकि बोला नहीं है। अगर क्वांटम में दिया होगा तो मैं रिविजन के टाइम में करवा दूंगा। ठीक, चलो वैसे हम बैटन्स को देख लेते हैं। अब बैटन्स क्या होते हैं, जैसे ये मैंने दो चैनल सेक्शन बनाए हैं, अज्यूम करिएगा, बना नहीं ठीक से लेकिन है। अब ये मान लो इसकी एक्स एक्स एक्सिस है और ये मान लो ऐसे इसकी वाई वाई एक्सिस। मैंने 3D में बनाने की कोशिश की है, लग भी रहा है थोड़ा थोड़ा हल्का। ठीक, ऐसे मान लो ये है। अब इसको मुझे ज्वाइन करना है, तो मैंने बोला था बैटन्स के केस में हम कुछ इस तरह लगाते हैं बैटन्स को, ऐसे एकदम सीधे। ये आपका बैटन्स होता है कुछ ऐसे, ये मतलब एकदम सीधे रखते हैं हॉरिजॉन्टल, और वो थोड़े एंगल पे लगते थे लेस कुछ ऐसे। ठीक, ये आपका बैटन्स होता है। ये देखिए ऐसे में दो तीन लगा दें। अब इनके बीच में भी इक्वल एकदम जो जो प्रोसीजर सेम इसमें भी वही रहेगा जैसे हमने लेसिंग में किया था ना, कि डिजाइन स्टेप, इसमें भी सारे रिकमेंडेशन है, अभी मैं बताऊंगा। ठीक, देखो कुछ ऐसे लेसिंग थे, ऐसे मैंने दिखाया भी था इमेज शुरू में ही। ठीक, अब इसको आप बोल्ट या रिवेट के थ्रू ऐसे बंद कर देंगे। ठीक, ये आपका बोल्टेड या रिवेटेड कनेक्शन हो गया। ये आपके क्या है, बैटन्स हैं। ठीक, अब देखो जो एकदम किनारे, एकदम ऐसे किनारे पे होते हैं, इन्हें बोला जाता है इंड बैटन्स। क्या, इंड बैटन्स, इसे भी बोलेंगे हम इंड बैटन्स। जो एकदम लास्ट में और ऐसे एकदम नीचे होगा उसे बोलेंगे इंड बैटन्स, और जो बीच में होता है उसे बोला जाता है इंटरमीडिएट बैटन्स। इंटरमीडिएट बैटन्स। ठीक, क्लियर ना। अब देखो जैसे वहां पर देखते थे इनके बीच की स्पेसिंग एकदम सिमिलर होना चाहिए, वैसे यहाँ भी ऐसे बोल्ट के एकदम किनारे से लेंगे, एकदम बीचों बीच से लेंगे और यहाँ तक की ऐसे। तो यहाँ तक की डिस्टेंस को हम क्या नाम दिए थे, A1 दिए थे ना, तो यहाँ भी A1 दे दो। सेम वैसा ही डिस्टेंस होना चाहिए, ऐसे सेंटर टू सेंटर, ये आपका A1। ठीक, ऐसे इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। और यहाँ पर हम लेमडा जब निकालते हैं तो लेमडा की वैल्यू कितना 10% इंक्रीज करते हैं, मतलब 1.10 से मल्टीप्लाई करेंगे किसके, एल इफेक्टिव बाई आर मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेंसन से। ठीक, तो ये आपका क्या, एल इफेक्ट सॉरी लेमडा ऐसे निकालेंगे। ठीक, अब यहाँ 10% क्यों बढ़ाते हैं, सबको याद होगा कि हम जो हमारा सीयर डिफॉर्मेशन आ रहा था उसको अवॉइड करने के लिए। ठीक, तो ये सब थोड़ा थोड़ा चेंज आ जाएगा, क्या 10% और 10% इंक्रीज कर देते हैं, इंक्रीज इन इफेक्टिव लेंथ। ये मैंने कई बार लिख दिया। ठीक, तो यहाँ भी लिख दे रहा हूँ 10% इंक्रीज इन इफेक्टिव लेंथ, क्यों, टू अवॉइड सीयर डिफॉर्मेशन। ठीक, तो सीयर डिफॉर्मेशन को अवॉइड करने के लिए। ठीक, चलो ये अबाउट आपके बैटन्स के बारे में रहा। अब यहाँ एक बात सुनिए, यहाँ भी हमारा डिजाइन के रिकमेंडेशन है। ठीक, तो डिजाइन कुछ रिकमेंडेशन है और सेम जैसे हमने प्रीवियस पढ़ा वही सारा है रिकमेंडेशन। ठीक, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर समझाते चला जा रहा हूँ और मैं लिख के लाया हूँ। देखो मेरे पास PPT है, एक सेकेंड मैं ओपन कर दूं। चलिए, ये रही वो PPT। मैंने मतलब आपके इसमें कितने टोटल 13 मतलब रिकमेंडेशन है, और सिमिलरली लेसिंग की तरह है। मैं यहाँ सब समझाते चला जा रहा हूँ, जो नहीं समझ में आएगा उसको मैं वहाँ लिख लिख कर बताऊंगा। ठीक, तो कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट है उसको मैं लिख लिख कर बता दूंगा। ठीक, चलो तो देखो पहला रिकमेंडेशन क्या है, सेम एज जैसे लेसिंग में किए थे ना वही सारा चीज है इसमें भी। ठीक, सबको दिख रहा है, चलो एक बार लाइट ऑफ कर दे रहा हूँ और अच्छे से दिखेगा। देखो पहला रिकमेंडेशन क्या है कि हमारा जो बैटन्स है शुड बी प्रोवाइडेड सिमेट्रिकली। तो ये भी लेसिंग में भी, ताकि हम जो भी लेसिंग प्रोवाइड करें सिमेट्रिकली रहे, मतलब एक समान ऐसे रहना चाहिए। तो इसमें भी जो बैटन्स प्रोवाइड करना वो सिमेट्रिकली, यहाँ हमने देखा ना ऐसे A1 सब में समान डिस्टेंस रहना चाहिए, तो वही बोल रहा है एकदम सिमेट्रिकली रहना चाहिए। क्लियर, पहला तो सेम ही है। अब सेकंड देखो, क्लियर ना पहला, ऐसे सेकंड देखो कि बैटन शैल बी प्लेस्ड अपोजिट टू ईच ऑफ द मेंबर एंड एट अ पॉइंट वेयर मेंबर टू बी स्टे इट्स लेंथ फेयर एज प्रैक्टिकल बी प्लेस प्रोपोर्शनल यूनिफॉर्मली थ्रू आउट।
अब देखो इसका कहने का मतलब क्या हुआ, बस इतना लास्ट वाला टर्म आपने अगर नोटिस किया, यूनिफॉर्मली थ्रू आउट, मतलब जो वहां हमने देखा था लेसिंग में ऐसे हमने प्रोवाइड किया, मैंने बोला था मिरर इमेज होना चाहिए एकदम पीछे भी, तो वही बोल रहा है कि अब इसे पीछे अपोजिट साइड सेम टू सेम होना चाहिए, बस यहाँ आई एस कोडल लैंग्वेज में लिखा है, थोड़ा बड़ा लिखा है, ठीक। तो यहाँ बस वही बोला कि पूरे आपका जैसे यहाँ आपने सामने प्रोवाइड किया वैसे अपोजिट भी होना चाहिए, ठीक। तो वही बोला यूनिफॉर्मली थ्रू आउट, ठीक, क्लियर ना। सेकंड वही एजम्पशन है। अब थर्ड देखो, थर्ड क्या बोल रहा है कि द नंबर ऑफ बैटन सेल सच दैट बी इज डिवाइडेड इनटू नॉट लेस देन 3 बेस विद इन इट्स एक्चुअल लेंथ फ्रॉम सेंटर टू सेंटर ऑफ एंड कनेक्शन। अब इसका मतलब समझिए, अब मैं इसको यहां लिखवा दे रहा हूं साइड में। देखो थर्ड क्या बोला कि द नंबर ऑफ बैटन सच दैट मेंबर डिवाइडेड इनटू नॉट लेस देन 3 बेस, मतलब आप ऐसे बनाए ना, ये आपका मान लो बैटन्स का फ्रंट व्यू है, ऐसे बैटन को बना रहे थे, ठीक। अब बे किसे बोलते हैं पहले ये जानो। जैसे एक बैटन मान लो ये हमारा बना, एक बैटन ये बना, एक बैटन ऐसे ये बना, और थोड़ा बड़ा बना दूं, ठीक। ऐसे बैटन से हम कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक। चलो, तो पहले आपको यहाँ समझना होगा बे क्या होता है। तो बे होता है इसके सेंटर से, जो यहाँ आपने ये प्रोवाइड किया ना बैटन्स, इसके सेंटर से लेकर इसके सेंटर तक के बीच की डिस्टेंस को हम बेस बोलते हैं। क्या जो उसने बोला बेस, ठीक। अब देखो इसने बोला कि कितना बे होना चाहिए, कब, द नंबर ऑफ बैटन सेल सच बी डिवाइडेड इनटू नॉट लेस देन 3 बेस विद इन इट एक्चुअल लेंथ फ्रॉम सेंटर टू सेंटर एंड एंड कनेक्शन। मतलब यहाँ एंड कनेक्शन से लेकर एक्चुअल कनेक्शन के बीच में कम से कम 3 बेस होना चाहिए। मतलब यहाँ देखो कितने हैं, अगर यहाँ से यहाँ तक देखो, देखो एक बेस, दो बेस, तीन बेस, तीन बेस है ना, तो ऐसे मिनिमम से मिनिमम 3 बेस जरूर होना चाहिए आप जब भी ये बनाए, ठीक। तो ये थर्ड वाला हमारा ये यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक। जो समझा रहा हूँ ऐसे लिख दूंगा, इसका भी मैं ऐड कर दूंगा, ठीक, क्लियर है ना। चलो अब चौथा देखते हैं, एकदम इजी है इसीलिए मैंने इसको पीपीटी के फॉर्म में ले आया। अब चौथा देखो क्या है, चौथा हमारा बोल रहा है बैटन सेल बी प्लेट्स एंगल चैनल। अब वही बोला कि बैटन्स को हम किसी किसी तरह आप या प्लेट के थ्रू बना सकते हैं, एंगल के थ्रू, चैनल के थ्रू, आई सेक्शन, ये आई है 1 लिखा गया है, ठीक। तो ये आई सेक्शन, ठीक, इनके थ्रू हम बना सकते हैं, ठीक। तो मतलब जैसे देखो एंगल के थ्रू कैसे, ऐसे बताया था ना, ऐसे ऐसे, फिर इनको मैंने बोला था कनेक्ट कर देना, फिर यहाँ भी ऐसे बैटन के थ्रू ऐसे कनेक्ट कर देना, ठीक। तो वही बात बोल रहा, जैसे वहां मैंने उसका बताया था लेसिंग का, तो वही सेम बैटन्स के बारे में बोल रहा है, ठीक। चौथा तो क्लियर है। अब पांचवा देखो, पांचवा हमारा क्या है, पांचवा बोल रहा है बाय प्रोवाइडिंग बैटन्स डिस्टेंस बिटवीन द मेंबर ऑफ कॉलम इज मेंटेन सो दैट रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ एक्सिस। अब देखो यहाँ रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन, मतलब ये आप पढ़ोगे सीधे, उसका कहने का मतलब यही है कि आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट आई एक्स एक्स इक्वल टू आई वाई वाई होना चाहिए। अब ये थोड़ा आई एस कोडल प्रोविजन लैंग्वेज में लिखा है, तो ऐसे बढ़ा चढ़ा कर लिखा है, ठीक। पांचवा कहने का मतलब यही है कि मोमेंट ऑफ एनर्शिया अबाउट आई एक्सेस इक्वल टू आई वाई वाई होना चाहिए, ठीक। तो ऐसे आप लिख भी लेना अपने हिसाब से। तो पांचवा क्या है, ऐसे मैं लिखवा दे रहा हूँ, जो आपको ना समझ में आएगा यहाँ देखो मैं, ओहो, यहाँ देखो मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ शॉर्ट में। पांचवा आपका क्या कह रहा कि मोमेंट ऑफ एनर्शिया अबाउट आई एक्स इक्वल टू आई वाई वाई होना चाहिए, ठीक। तो ये आपके आई एस कोडल लैंग्वेज में लिखा है, थोड़ा बड़ा लिखा है। चलो अब छठवा क्या लिखा है, छठवा लिखा है द इफेक्टिव सिलेंडरनेस रेशियो ऑफ बैटन्स कॉलम शैल बी टेकन एज 1.1 टाइम। क्या कह रहा है, यही वाला तो कह रहा है कि आपका जब सिलेंडरनेस रेशियो लोगे हो तो कितना लोगे, 1.1 टाइम। अब यहाँ 1.10 लिखो चाहे 1.1, एक ही बात होता है, 1.1 टाइम ऑफ पूरा वही लिखा होगा मैक्सिमम एक्चुअल सिलेंडरनेस रेशियो के, ठीक। क्यों, क्योंकि हम अकाउंट कर सके कि इसको सीयर डिफॉर्मेशन, अब यहाँ ऊपर लिख भी दिया था मैंने, ठीक। तो ये आप ऐसे लिख दो। छठवां ये ना कि आप लेमडा की वैल्यू निकालोगे कैसे, 1.10 टाइम्स ऑफ एल इफेक्टिव बाई आर मिनिमम, ठीक। इससे क्यों, जिससे हम सीयर डिफॉर्मेशन अवॉइड कर सकें, ठीक। क्लियर है ना, वही सारी चीजें हैं, कोई अलग थोड़ी है, ठीक। तो छठवां तक आपको क्लियर। अब चलते हैं अगला, देखो सातवां क्या बोल रहा है, एक सेकेंड, देखो क्या लिखा है, the vertical spacing of batten shall be measured as center to center distance between end connection of consecutive batten shall be such that cylinder ratio of any component such over a distance shall be neither greater than 50 nor greater than 0.7 times of cylinder ratio member of as whole section। अब देखो ये मैंने वहां लेसिंग में भी लिखवाया, अगर आपको ध्यान है तो अच्छी बात, कि मैंने बोला था कि अगर आपका कोई बैटन मतलब
आपका कोई भी कंपोनेंट, ऐसे एक कंपोनेंट आपका लोकल बकलिंग जब आएगा तो वहां पर मैंने बोला था ऐसे लेमडा ऑफ कंपोनेंट निकाल लेना। कंपोनेंट वहां डज नॉट ग्रेटर देन किसके 0.7 टाइप्स ऑफ लेमडा ऑफ होल के, ठीक, या आपके 50 से, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ऐसा लिखवाया था। तो वही बात बोल रहा है इसमें भी, ठीक। ये मैंने लेसिंग में भी लिखवाया था, आप सबको ध्यान होगा, ठीक, कि लेमडा ऑफ होल सेक्शन, और होल सेक्शन का क्या जब लेना वो लेना, ये आर मैक्सिमम लेके चलना, ठीक, यहाँ आर मिनिमम लिख दो, तब वहां लेना यहाँ लेमडा ऑफ होल। तब लेमडा ऑफ होल कैसे निकालते हैं, 1.10 एल इफेक्टिव डिवाइडेड बाई आर मैक्सिमम, यही तो बोला था, ठीक। तो ये वाली बातें ध्यान रखना, ठीक। तो ये 7वां के लिए है, ठीक, ये मैंने वहां भी लिखवाया था। तो वही सारी चीजें हैं, कुछ अलग नहीं है, ठीक। 8वां क्या है कि बैटन शैल बी डिजाइन टू कैरी द बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स अराइज फ्रॉम द ट्रांसफर शियर फोर्स वीटी इक्वल टू 25% ऑफ द एक्सियल लोड। मतलब जो यहाँ ट्रांसफर शियर फोर्स 8वां बोल रहा है कि ट्रांसफर शियर फोर्स वीटी की जो वैल्यू लेनी है वो 2.5% ऑफ किसके एक्सियल लोड के, एक्सियल फोर्स के लेनी है, एक्सियल फोर्स के लेनी है, ठीक। ये आपको बोला ट्रांसफर फोर्स की वैल्यू कितना 2.5% ऑफ एक्सियल फोर्स के लेके चलना, ठीक। यहाँ मैं सब पॉइंट में लिख दे रहा हूँ, जो ना समझ में आएगा यहाँ से देख लेना और क्लियर हो जाएगा, ठीक। चलो अब 9वां देखो क्या लिखा है कि अगर किसी केस में मूवमेंट भी आ जाए, मतलब इन सभी के अलावा मूवमेंट में क्या बोला, इन केस ऑफ कॉलम दैट सब्जेक्टेड टू मूवमेंट आल्सो, मतलब मूवमेंट भी आ जाए तब वहां पर रिजल्टिंग शियर फोर्स शैल बी फाउंड एंड देन डिजाइन शियर फोर्स इज द सम ऑफ द शियर फोर्स एंड 2.5% ऑफ एक्सियल लोड। मतलब यहाँ जो रिजल्टिंग शियर फोर्स होगा, तो यहाँ लिखो ऐसे 9वां कि बोल रहा है कि यहाँ जो एडिशनल शियर आएगा किसकी वजह से, पहले तो आपका ये आ रहा था वीटी इक्वल टू 2.5% ऑफ एक्सियल शियर फोर्स, ये आपका आ रहा था, ठीक। लेकिन जब आपका मूवमेंट देखो, इसे मूवमेंट लग रहा ना, तो उसकी वजह से भी शियर आ रहा है। तो यहाँ पर अब आपका रिजल्टेंट जो शियर आएगा, यहाँ से लिखो जो आपका रिजल्टेंट अब वीटी आएगा, तो एडिशनल शियर जो एडिशनल मूवमेंट की वजह से शियर आ रहा है, एडिशनल शियर प्लस में ये 2.5% ऑफ एक्सियल फोर्स, इतना हो जाएगा, ठीक। जब आपका कोई मूवमेंट आए, मूवमेंट की वजह से मतलब जो शियर आ रहा है उसको ऐड कर देना है, ठीक। तो तब आपका टोटल ट्रांसवर्स फोर्स ये हो जाएगा, ठीक, क्लियर ना। चलो अब देख अपना 10वां पॉइंट देखते हैं। अब 10वां पॉइंट ध्यान देना क्या दिया है, द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द इंड बैटेंस longitudinally shall not be less than the distance between the centroid of the main member। अब यहाँ समझना, पहले पूरा पढ़ दूं अभी बता रहा हूँ। उसके बाद द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ इंटरमीडिएट बैटन्स के बेस में शैल नॉट बी लेस देन, यहाँ देखो ये गलत लिखा है, शैल नॉट बी लेस देन 3/4% रहेगा, ये सही कर लेना, ठीक। जब लिखना सही कर लेना, ये परसेंट ये अंक नहीं लिखा है ये, ठीक। तो 3/4% कर लेना इसको, ठीक। कितना 3/4, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ कितना 3/4% ऑफ द अबव डिस्टेंस। अब ये क्या बोला, ऐसे आपको नहीं समझ में आया होगा, ठीक। तो चलो मैं यही बना दूं क्या, नहीं, चलो एक इसका अलग से फिगर बना रहा हूं। यहाँ इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है समझना, मैं पहले एक फिगर बना दूं। चलो चलो अब ध्यान देना, यहाँ मैंने वही फिगर बनाया जो प्रीवियस में आप पढ़ते आ रहे हैं, ठीक। क्या ये आपका इंड बैटन्स है और ये आपका इंटरमीडिएट बैटन्स है। अब इंड बैटन के लिए क्या बोला कि इंड बैटन में ये जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होना चाहिए, लॉन्गिट्यूडनली सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, जिसे मैं नाम दे रहा हूँ डी डैश, ठीक। ये डी डैश बोल दे रहा हूँ, ये डिस्टेंस कम नहीं होना चाहिए, बोला है मेन मेंबर के सेंट्रॉइड से। अब मेन मेंबर का सेंट्रॉइड कहाँ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब बोल रहा है कि डी डैश की जो वैल्यू है ये डज नॉट ग्रेटर देन किसके एस प्लस, यहाँ एस प्लस ये cy क्या हो गया 2CYY, ठीक। इससे यहाँ लिख दे रहा हूँ 10वां, ठीक। ये बोल रहा है। और वहीं अगर किसके केस में ये बोल रहा है, इंड बैटन्स के, जब आपका इंड बैटन्स है, ठीक, उस केस में, ठीक। और अगर वहीं आपका इंटरमीडिएट बैटन्स है तो इसके लिए कितना बोला, इसके लिए बोला 3/4 टाइम्स ऑफ इसके, मतलब 3/4 के इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए किसके, इस अबव डिस्टेंस के। देखो मैं यहाँ गलत लिख रहा हूँ, 3/4 क्या यहाँ बोल रहा है, इसका नाम देखो यहाँ डी डैश दिए ना, ये थोड़ा अलग रहेगा, इसको डी डबल डैश दे रहे हैं। तो ये डी डबल डैश की वैल्यू ज्यादा नहीं होना चाहिए 3/4 टाइम्स, यहाँ परसेंटेज नहीं रहेगा, मैंने परसेंटेज बोल दिया, 3/4 टाइम्स ऑफ इस एक्चुअल डिस्टेंस के, मतलब एस प्लस 2CYY के, ठीक। ये कब, इंटरमीडिएट बैटन्स के केस में, इंटरमीडिएट बैटन्स के केस में, ठीक। यहाँ लिख दो ऐसे डी डैश क्या है, डी डबल डैश क्या है, ठीक। तो ये आप लिख भी सकते हैं, ऐसे लिख लो, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ
क्या, इंड बैटन। ठीक, और ऐसे इसको लिख देना इफेक्टिव डेप्थ ऑफ इंटरमीडिएट बैटन। ठीक, इंटरमीडिएट बैटन्स। और डी क्या होता है, ओवरऑल डेप्थ हो जाएगा। ऐसे लिख दो, ये मतलब पूरा डेप्थ अगर आपको दिखाना है तो डी दिखा दो। डी आपका ओवरऑल डेप्थ ऑफ, ओवरऑल, अब इस सबका अलग अलग रहेगा, इंटरमीडिएट का अलग हो जाएगा, इसका D1 नाम दे दो। ठीक, तो ऐसे लिख दो ओवरऑल डेप्थ ऑफ इंड बैटन, और ऐसे D1 हो जाएगा ओवरऑल डेप्थ ऑफ इंटरमीडिएट बैटन। ठीक, इंटरमीडिएट बैटन्स। ठीक, तो ये आपका छोटा सा स्टेटमेंट था। ठीक, चलो ये 10वां क्लियर ना। अब चलो अगला पॉइंट 11 देखते हैं। अब 3 पॉइंट और बचे। अब अगला क्या बोल रहा है कि किसी केस में, इन नो केस, जो विड्थ है ऑफ द बैटन शैल नॉट बी लेस देन ट्वाइस ऑफ द विड्थ ऑफ द वन मेंबर ऑफ द किसका, वन मेंबर इन द प्लेन ऑफ बैटन्स। अब सेम जैसे वहां विड्थ हमने देखा था, ऐसे लिख दो यहाँ साइड में। 10वां लिख दे रहा हूँ कि बोल रहा है जो विड्थ है ये क्या बोला, शैल नॉट बी लेस देन, शैल नॉट बी लेस देन ट्वाइस ऑफ द विड्थ ऑफ मेंबर के, विड्थ ऑफ मेंबर के। ठीक, ये इतना बोल रहा है। ठीक, क्लियर ना। और उसके बाद बोला इट इज टू बी नोटेड दैट इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द बैटन शैल बी टेकन एज लॉन्गिट्यूडिनल डिस्टेंस बिटवीन द आउटरमोस्ट ऑफ द पार्टनर्स। इसका मतलब क्या हुआ, जो इफेक्टिव डेप्थ आप यहाँ ऊपर अभी निकाले, इफेक्टिव डेप्थ क्या लेना चाहिए, वही बोल रहा है कि किस बैटन्स के जो आपने लगाया लॉन्गिट्यूडिनल डिस्टेंस के, ये जो डी डैश और डी डबल डैश ये लिए, जैसा आप जिसका निकालेंगे, अगर इंटरमीडिएट के निकाल हैं तो डी डैश लेना, अगर मतलब डी डबल डैश लेना, अगर इसके लिए इंड बैटन के लिए तो डी डैश ले लेना। ठीक, तो वैसा डिस्टेंस आपको ले लेना है। ठीक, चलो अब 12वां देखते हैं। 12वां पॉइंट बोल रहा है कि थिकनेस, अब देखो थिकनेस शैल नॉट बी लेस देन कितना, 1/15 टाइम ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द इंटरमीडिएट आउटर कनेक्टिंग जो रिवेट है, बोल्ट है, उसके विड्थ के। ठीक, अब यहाँ क्या बोला, वही पॉइंट जैसे वहां लिए थे 140 और 160 लिए थे ना, वैसे यहाँ बोल रहा है कि अगर आप थिकनेस निकाल रहे हैं, देखो 12 पॉइंट है ना, कि अगर आप थिकनेस निकाल रहे हैं, थिकनेस, तो यहाँ बोला थिकनेस की वैल्यू कितना होना चाहिए, 1/15 ऑफ एल इफेक्टिव के, कि किसके, 1/15 ऑफ एल इफेक्टिव के होना चाहिए। ठीक, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब इससे लेस देन होना चाहिए। सॉरी बोला शैल नॉट बी लेस देन, ऐसे लिख, थिकनेस शैल नॉट बी लेस देन मतलब 1/15 ऑफ एल इफेक्टिव के। ठीक, ये हुआ, इधर साइन रहेगा। ठीक, चलो अब उसके बाद लास्ट पॉइंट देखते हैं। लास्ट क्या है कि अगर वेल्डेड कनेक्शन है तो उसके केस में, वेल्डेड कनेक्शन के केस में बोल रहा है प्लेट ऑफ द मेंबर शैल नॉट बी लेस देन द हाफ ऑफ द डेप्थ, और अगर एट लीस्ट 1/3 ऑफ द वेल्डेड शैल बी प्लेस्ड एट द ईच एंड ऑफ द, मतलब एज पे 1/3 लेना है, और अगर कनेक्शन किए तो हाफ पे लेना है। मतलब चलो मैं यहाँ एक वेल्ड का फिगर बना के तब बता रहा हूँ। जैसे मान लो ये आपका बैटन्स था, ठीक, ये आपका, रुकिए एक सेकेंड, चलो ऐसे नहीं, पूरा ऐसे फिगर बना के बैटन्स बताओ। ये मान लो कनेक्शन था, ऐसे सही से मैंने फिगर वगैरह नहीं बनाया, आप लोग अच्छे से बनाइएगा। ठीक, मान लो ये मैंने बैटन्स कनेक्ट किया। ठीक, अब इसमें पहला बोला था कि लेंथ ऑफ जो वेल्ड है वो हाफ ऑफ द इस वेल्ड पूरा डेप्थ के से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक, शैल नॉट, अभी एक बार और पढ़ दे रहा हूँ, यही बोला था ना कि लेंथ ऑफ वेल्ड जो है वो डज नॉट, शैल नॉट बी ग्रेटर देन D/2 के, मतलब हाफ ऑफ द डेप्थ, मतलब टोटल डेप्थ अगर डी है उसके हाफ के। ठीक, और अब बोला था एज पे कितना होना चाहिए, 1/3 ऑफ द एज के। ठीक, 1/3 किस पे, एज पे होना चाहिए। ठीक, यही बोला था ना, एक बार और पढ़ूं, देखो यही बोला था कि द लेंथ ऑफ द वेल्ड कनेक्टिंग टू द प्लेट ऑफ द मेंबर शैल नॉट बी लेस देन हाफ ऑफ द, ठीक, तो शैल नॉट बी लेस देन हाफ ऑफ द डेप्थ ऑफ द प्लेट। ठीक, और एटलीस्ट 1/3 ऑफ द वेल्ड साइज प्लेस एट द एंड पे। ठीक, तो 1/3 ऑफ द एट एज पे। ठीक, तो किस पे, एज ऑफ प्लेट पे। ठीक, तो इतना 1/3। ठीक, क्लियर ना, इतना होना चाहिए। ये आपका 13वां पॉइंट बोल रहा है। ठीक, तो चलो इसको मैं पीपीटी के साथ ऐसे ऐड कर दूंगा। ये 13 डिजाइन के रिकमेंडेशन थे, बस इतना ही बैटन्स पे पढ़ेंगे, और इसमें कोई डिजाइन के बारे में बोला नहीं है, तो जो जो डिजाइन के रिकमेंडेशन थे वो मैंने बता दिए। ठीक, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला पढ़ते हैं कॉलम स्प्लाइसेस। ये भी आपके सिलेबस में था। ठीक, क्या, कॉलम स्प्लाइसेस।
अब कॉलम स्प्लाइसेस का सिंपल मतलब, जैसे ये आपका मतलब मान लो एक चैनल हुआ या आई सेक्शन हुआ, ऐसे एक इतना बड़ा ही होगा, मतलब मान लो इतना बड़ा एक साइज फिक्स रहता ना, उसके बाद अगर और बड़ा स्ट्रक्चर बनाना है तो आपको ऐसे ज्वाइंट करना पड़ेगा। अब इन दोनों को ज्वाइंट करने के लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करना पड़ेगा ना, तो जो चीजें हम लगाते हैं उसे ही कॉलम स्प्लाइसेस कहते हैं। ठीक, तो पूरी तरह से डिफिनेशन कैसे लिखोगे, देखो, लिखो द लेंथ ऑफ कॉलम, द लेंथ ऑफ कॉलम इन अ मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग, इन अ मल्टी, जैसे आपने सरिये को देखा होगा ऐसे ओवरलैप करते हुए, वैसे यहाँ पर हमें इन सभी को आई सेक्शन, चैनल सेक्शन, इन सभी को भी जोड़ना पड़ता है। ठीक, तो वही लिखा है द लेंथ ऑफ, क्या लिखा है, द लेंथ ऑफ द कॉलम इन अ मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग मे बी सो लार्ज। ठीक, इससे बोल सकते हैं दैट इज कैन नॉट बी मैन्युफैक्चर, तो उतना बड़ा आप मैन्युफैक्चर थोड़ी कर पाएंगे, मैन्युफैक्चर आउट ऑफ सिंगल पीस। ठीक, एक पीस में थोड़ा उतना बड़ा मैन्युफैक्चर किया जाता है, कभी नहीं किया जाता। ठीक, तो इसलिए हम क्या करते हैं, स्प्लाइसिंग का यूज करते हैं। ठीक, हेंस स्प्लाइसिंग इज फ्रिक्वेंटली डन, इज फ्रिक्वेंटली डन। ठीक, अब देखो जहां पर हम ये स्प्लाइसिंग करते हैं, देखो जैसे यहाँ पर मान लो ये मैंने दो पेन ऐसे जोड़े, ठीक, तो मान लो ऐसे जोड़ दिया। अब यहाँ पर देखोगे ये जो कॉमन पॉइंट बन रहा है यहाँ पर, मतलब ये वीक पॉइंट बन रहा है ना, देखो ऐसे ये वीक पॉइंट लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो यहाँ पर आपको हमेशा चेक करना पड़ेगा, एक्सियल लोड, हॉरिजॉन्टल शियर, बेंडिंग मोमेंट, सब चीजें यहाँ चेक करनी पड़ेगी। ठीक, तो यहाँ लिख दो एक पॉइंट और कि एज दिस इज, जो कॉलम स्प्लाइस जहां बना रहे हो, ठीक, तो एज दिस इज अ कॉमन पॉइंट, एज दिस इज अ कॉमन पॉइंट ऑफ वीकनेस। ठीक, ये मतलब वीकनेस का एक कॉमन पॉइंट है। ठीक, तो स्प्लाइसिंग में हम क्या करते हैं, स्प्लाइसिंग इज चेक्ड फॉर, किसके लिए, एक्सियल लोड के लिए, एक्सियल लोड, हॉरिजॉन्टल शियर एंड बेंडिंग मोमेंट, इन सभी के लिए आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक, मतलब कोई वीकनेस तो नहीं आ रही है। ठीक, क्लियर ना। अब स्प्लाइसिंग देखो दो प्रकार के से किया जाता है, एक तो आप ऑर्डिनरी ऐसे मतलब कट किए गए सेक्शन को लाकर जोड़े, एक आप मशीन कट के थ्रू लाकर जोड़े। ठीक, तो इन दो मेथड के द्वारा किया जाता है मतलब स्प्लाइसिंग। ठीक, तो यहाँ लिखो जो कंप्रेशन स्प्लाइसेस आर टू टाइप। ठीक, दो प्रकार के होते हैं। तो पहला कौन सा बोला मैंने, पहला मैंने बोला कि वो कॉलम दोज कनेक्टिंग कॉलम्स जिसके whose ends are cut by ordinary method। ठीक, ऐसे मतलब कोई मशीन उसीन का नहीं, ऑर्डिनरी ऐसे कट कर दिए। ठीक, तो इसमें क्या होता है, जब कट करेंगे ऐसे ऑर्डिनरी मेथड से तो उसका जो सरफेस होता है रफ आएगा, तो रफ आएगा तो इसमें जो ऐसे देखो, जैसे मतलब मान लो ये मैंने ऐसे ऑर्डिनरी कट किया तो इसमें रफ रहेगा ना, तो इसमें बियरिंग जो होगा नहीं हो पाएगा, मतलब बियरिंग का एक दूसरे से मतलब एकदम अटैच नहीं रहेगा, तो बियरिंग सरफेस से यहाँ लोड का ट्रांसफर नहीं होगा, जो आपने स्प्लाइस लगाया ना उसी के थ्रू ही लोड का ट्रांसफर होगा। ठीक, तो मतलब कहने का इतना मतलब रहेगा, जब आप ऑर्डिनरी मेथड से कट करेंगे तो पूरा पूरा जो लोड ट्रांसफर करेगा पूरा स्प्लाइस ही करेगा। ठीक, मतलब 100%। लेकिन जब वही मतलब वही हम क्या करते हैं, किसके मशीन द्वारा कट करते हैं तो उसमें बियरिंग सरफेस हमें मिलती है, बियरिंग मतलब एकदम ऐसे दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में रहेंगे। ठीक, तो बियरिंग सरफेस जब मिलता है तो वहां लोड का ट्रांसफर आधा तो आपका ये बियरिंग सरफेस कर देगा, आधा स्प्लाइस कर देगा। ठीक, तो पहला का मैंने बोला कि जब ऑर्डिनरी मतलब मान लो, जब चलो एक फिगर भी बना दूं, जैसे मान लो ये आपका एक मेंबर था, ठीक, और आपने ये एक दूसरा मेंबर ऐसे कनेक्ट करना था, यहाँ ऐसे इसको जोड़ना था। ठीक, ऐसे देख लो, ऐसे मतलब ये काफी बड़ा सा रहेगा। ठीक, ऐसे दिखा दिया। अब इसको आपने क्या किया, कोई स्प्लाइस लिया ऐसे जोड़ दिया। चलो ये मानो ऐसे मैंने इन दोनों को कनेक्ट किया, अब चारों तरफ से लगे रहते हैं, ऐसे मान लो
ऐसे जोड़ दिया। ठीक, अब इसमें क्या होता है, जब ऑर्डिनरी मेथड से आप कट करते हैं तो मैंने सब बोल दिया कि आपका जो रफ सरफेस मतलब जो भी लोड का ट्रांसफर होगा वो सिर्फ के सिर्फ इसके किसके थ्रू, स्प्लाइस के थ्रू होगा। ठीक, आपका इस बियरिंग सरफेस के थ्रू कोई नहीं लोड का ट्रांसफर होगा। ठीक, तो लिखो पूरा पॉइंट कि जब व्हेन कॉलम आर कट बाय ऑर्डिनरी मेथड ऑर्डिनरी मेथड से। ठीक, तब क्या होता है, क्या किया मैंने, व्हेन कॉलम आर कट बाय ऑर्डिनरी मेथड, देन जो आपके इंड्स होते हैं, इंड्स आर यूजुअली रफ होते हैं। अब रफ रहेंगे तो क्या होगा, रफ। ठीक, तो उससे क्या होगा, एंड बेंडिंग उससे नहीं, सॉरी बेंडिंग बोला, बियरिंग नहीं बन पाएगी, एंड बियरिंग इज नॉट प्रोड्यूस। ठीक, तो वहाँ बियरिंग हमें नहीं देखने मिलेगी। ठीक, तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं, देयरफॉर जो टोटल फोर्सेस है, देयरफॉर टोटल फोर्सेस शुड बी carried ऐसे लो, carried by column splice only, column splices only। ठीक, मतलब ऐसे शॉर्ट में भी लिख दो, दैट मीन्स जो कॉलम स्प्लाइस यहाँ रहेगा, कॉलम स्प्लाइसेस shall be designed to carry कितना, 100% लोड, 100% ऑफ लोड। ठीक, पूरा 100% लोड लेने के लिए यहाँ हम डिजाइन करेंगे जब आप ऑर्डिनरी मेथड से कट करेंगे। क्लियर। सेकंड देखो, सेकंड आपका क्या रहेगा कि आपने मशीन के थ्रू कट किया। ठीक, सेकंड, दोज कनेक्टिंग कॉलम्स whose ends are मशीन कट। ठीक, मशीन कट। ठीक, तो जिनके एंड्स को अब मशीन द्वारा कट किया, मतलब यहाँ देखो, अब आपका जैसे मान लो ये एक आपका कॉलम यहाँ था, ऐसे मान लो ये आपका था, और दूसरा ये था। ठीक, ये आपका था। ठीक, क्लियर ना। अब यहाँ पर मान लो इसको कनेक्ट किया गया, स्प्लाइस को, कोई आप अच्छे से बनाइएगा। ठीक, मैं जल्दी जल्दी फिगर बना। अब यहाँ पर जो लोड होगा वो 50% आपका ये स्प्लाइस ले लेगा, और 50% ये बियरिंग सरफेस, क्योंकि ये स्मूथ रहेगा तो एक दूसरे से एकदम कांटेक्ट में रहेगा ऐसे। ठीक, तो इसके थ्रू आधा लोड ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ लिख लो। ठीक, तो ऐसे लिख दो कि जब आपका क्या एंड यहाँ पर स्मूथ रहेगा, यहाँ लिखो, इस पूरा पहले लिख दो, इन केस, वैसे इन दिस केस एज एंड्स आर स्मूथ। ठीक, जब एंड आपके स्मूथ रहेंगे तो देयरफॉर जो बियरिंग रहेगा वो प्रोड्यूस होगा, इज प्रोड्यूस्ड। ठीक, तो वहां पर होगा, एंड तो अगर बियरिंग प्रोड्यूस होगा तो हम बोल सकते हैं हैंस जो 50% ऑफ लोड है, 50% ऑफ लोड इज रजिस्टर्ड बाय बियरिंग के थ्रू, एंड 50% जो होगा किसके थ्रू, कॉलम स्प्लाइस के थ्रू, 50% ऑफ द कॉलम स्प्लाइस के थ्रू। ठीक, मतलब यहाँ जो आप कॉलम स्प्लाइस की डिजाइन करोगे वो कितना, 50% लोड के लिए ही डिजाइन करोगे। ठीक, ऐसे शॉर्ट में दैट मीन्स जो आप यहाँ कॉलम स्प्लाइसेस shall be designed for 50% ऑफ लोड। ठीक, तो 50% लोड के लिए यहाँ जो स्प्लाइस डिजाइन करेंगे किसके लिए, 50% लोड के लिए ही। ठीक, क्लियर है ना, कोई टफ थोड़ी है। अब इनको जो कनेक्ट कर रहे हो ना, इसके भी 3 केसेस बनते हैं, वो भी मैं लिखवा दे रहा हूँ। ठीक, चलो, तो क्या क्या 3 केसेस हैं देखो। केस नंबर फर्स्ट, जब आपका एकदम यूनिफॉर्म रहेगा, और केस नंबर सेकंड में आपको कोई गजट प्लेट ऐसे मतलब कोई फिलर उलर ऐसे लगाना पड़ेगा, और एक में बेस प्लेट, ऐसे 3 केसेस बनते हैं। चलो, तीनों केस लिखवा दे रहा हूँ। केस नंबर फर्स्ट में क्या आपका है कि जब एकदम यूनिफॉर्म रहेगा तो वहां सिर्फ सिंपल हमें गजट प्लेट लगा देना। ठीक, बोलो, इफ अगर आपका जो कॉलम है, इफ कॉलम कनेक्टेड
कनेक्टेड हैव यूनिफॉर्म थिकनेस, ठीक, हैव यूनिफॉर्म थिकनेस। इसका कहने का मतलब पूरा ऐसे यूनिफॉर्म है, जैसे मैंने प्रीवियस करते आया। मान लो ये आपका एक ऐसे कॉलम है और बड़ा बनाना ऐसे मान लो है, ठीक। अब यहाँ ऐसे इसका सरफेस है और ऐसे एक यहाँ बना दिया, ठीक। अब इनको मुझे करना है, मतलब एक समान दोनों का यूनिफॉर्म सरफेस है, तो यहाँ पर आपको कोई एक्स्ट्रा फिलर या गजट प्लेट ये सब की लगाने की जरूरत पड़ी नहीं, ठीक। इस केस में तो ऐसे यहाँ लिख दो साइड में कि इस केस में इन दिस केस नो फिलर प्लेट एंड बियरिंग प्लेट आर रिक्वायर्ड, ठीक। तो इस केस में कोई चीज आपको नहीं, बियरिंग प्लेट एंड क्या लिखा, फिलर प्लेट बियरिंग प्लेट आर रिक्वायर्ड, ठीक। यहाँ नहीं रिक्वायर्ड पड़ा, ठीक, क्लियर ना। अगर यही केस सेकंड देखो, सेकंड केस देखो, सेकंड हमारा क्या बोल रहा है कि अगर इन दोनों में डिफरेंस आ जाए, मतलब एक आपका काफी ऐसे बड़ा सा कॉलम हो जाए, एक छोटा सा, तब देखो केस नंबर सेकंड कि अगर आपका इफ द डिफरेंस थिकनेस, ठीक, ऐसे लिखो इफ द डिफरेंस थिकनेस इज स्मॉल, मतलब कहने का क्या, देखो जैसे कि आपका मान लो एक ऐसे आपने कॉलम लिया ऐसे बड़ा सा, ऐसे एक कॉलम काफी बड़ा सा रहा, ठीक, ऐसे है। अब इसमें एक कॉलम आप छोटा सा ऐसे कनेक्ट करा रहे हो, चलो यहाँ मान लो ऐसे इसी कलर से ऐसे, ठीक, ऐसे भी केस बन सकता है, ऐसे कनेक्ट कराना है। तो इसमें क्या करते हैं हम, ऐसे साइड में फिलर प्लेट लगाते हैं और यहाँ कॉलम स्प्लाइस ऐसे जोड़ते हैं, देखो ऐसे कुछ, ये मान लो ऐसे, काफ़ी ये छोटा बन गया और बड़ा बनाना था, कुछ ऐसे फिलर प्लेट का यूज करते हैं, देखो ये मान लो आपका फिलर प्लेट है। फिर इसके साइड में आप कॉलम स्प्लाइस लगाएंगे, यहाँ दूसरे पेन से दिखा दूँ, फिर यहाँ पर आप कॉलम स्प्लाइस को ऐसे लगाएंगे, ठीक, तब इस तरह जोड़ेंगे। ये क्या हुआ, अब इन सब की डिजाइन होती है, फिलर प्लेट की डिजाइन करनी होती है, फिलर प्लेट बियरिंग प्लेट ये सब बोला नहीं है तो मैं लिखवा दे रहा हूँ बस, ठीक, डिजाइनिंग नहीं करवाऊंगा, फिलर प्लेट, ठीक। और ये आपका क्या होता है, कॉलम स्प्लाइसेस, ठीक। तो ये आप यूज करेंगे, तो ऐसे लिख दो, जब आपका क्या थिकनेस इज स्मॉल रहेगा एक ऊपर, तब आप क्या करेंगे, यहाँ फिलर प्लेट का यूज करेंगे। लिखो इन दिस केस हम क्या करते हैं, फिलर प्लेट आर यूज्ड, ठीक। तो वहां पर हम फिलर प्लेट को यूज करेंगे। चलो इसका कॉलम स्प्लाइस का मैं डिजाइन प्रोसीजर लिखवा दे रहा हूँ, अगर पूछ लेगा बाई चांस, पता नहीं पूछता है कि नहीं, मतलब डिजाइन बोला नहीं है लेकिन मैं लिखवा दे रहा हूँ, ठीक। डिजाइन स्किप करना चाहेंगे तो कर देना, ठीक। डिजाइन प्रोसीजर फॉर कॉलम स्प्लाइसेस का, ठीक। चलो मैं लिख दे रहा हूँ सारे स्टेप। पहले देखो दो केसेस है, दोनों केसेस के लिए मैं बता रहा हूँ। केस नंबर फर्स्ट, जब आप ऑर्डिनरी कट करेंगे तब, ठीक। तो केस नंबर फर्स्ट, जब आप क्या, व्हेन एंड ऑफ कॉलम, मैं इसे समझा दे रहा हूँ, डिजाइन बोला नहीं है, ठीक। अगर बाई चांस दिया हुआ होगा, अभी मेरे पास क्वांटम नहीं है इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक। तो व्हेन एंड ऑफ द कॉलम आर कट बाई ऑर्डिनरी मेथड, ठीक। तो क्या क्या मतलब डिजाइन प्रोसीजर है मैं बता दे रहा हूँ, ठीक। 7-8 है, लिख दे रहा हूँ। चलो ये आपके कुछ डिजाइन के पॉइंट ध्यान रखना है जब डिजाइन करोगे तब, ठीक है। आपका लिखने का आएगा तो यही सारे स्टेप में लिख देना। पहला क्या कि लोड टू बी ट्रांसफर्ड बाय द कॉलम स्प्लाइस इक्वल टू एक्सियल टोटल लोड, मतलब जो कॉलम स्प्लाइस यहाँ लगा रहे हो ना, ये कितना लोड ट्रांसफर है, जो टोटल एक्सियल लोड आएगा पूरा का पूरा ट्रांसफर करेगा, ठीक। सेकंड, एक स्प्लाइस द्वारा कितना लोड लेगा, तो हाफ ऑफ द एक्सियल लोड के, मतलब देखो जैसे कॉलम स्प्लाइस मतलब कॉलम एक इधर लगा रहता है एक इसके पीछे, तो आधा है, मतलब एक स्प्लाइस कितना लेगा, आधा एक्सियल लोड को ले लेगा, ठीक। तो वो बोल रहा है। उसके बाद थर्ड क्या, स्प्लाइस में बी एज्यूम टू बी एक्ट एज अ शॉर्ट कॉलम ऑफ जीरो सिलेंडर रेशियो, मतलब यहाँ जो आप स्प्लाइस लगा रहे हैं ना, ये एज अ शॉर्ट कॉलम की तरह बिहेव करता है। ये आपके बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा है, तो ये पॉइंट ध्यान रखना कि स्प्लाइस को हम किस तरह मानते हैं, शॉर्ट कॉलम की तरह, ठीक। ये आप ऐसे ध्यान रख लेना। उसके बाद चौथा बोला है टेक द विड्थ ऑफ द स्प्लाइस इक्वल टू विड्थ ऑफ द फ्लैंज ऑफ कॉलम, मतलब यहाँ जो विड्थ ऑफ स्प्लाइस ऑफ प्लेट लेना है कितना, विड्थ ऑफ फ्लैंज ऑफ कॉलम की,
ठीक, इतना विड्थ, जितना मतलब विड्थ ऑफ स्प्लाइस प्लेट होगा उतना, तभी तो बराबर एकदम लगना चाहिए। ठीक, उसके बाद पांचवा क्या है, जो आपका कैलकुलेट द थिकनेस ऑफ द प्लेट कितना रिक्वायर्ड है। ठीक, उसको मतलब जितना रिक्वायर्ड है वो हमें कैलकुलेट करना है। मिनिमम से मिनिमम में 6 mm लेके चलना है। ठीक, कम से कम इतना रहे। ठीक, तो ये आपके 5 हुए। और 5, इसको 7वां लिख दिया, चलो कोई ना। फॉर सिलेक्टेड डाया, हम मतलब एक डाया बोल्ट लेंगे, वहां से नंबर ऑफ बोल्ट का ये सब जितना है वो निकालेंगे। उनका स्ट्रेंथ भी है, ये सब चीजें आपको पता है पीछे कैसे कैलकुलेट की जाती है। ठीक, तो वही सब फॉर्मूला। उसके बाद लेंथ ऑफ प्लेट निकालेंगे कैसे, 2 इंटू एज डिस्टेंस प्लस n-1 इंटू पिच डिस्टेंस। ठीक, ये इस फॉर्मूले से। ठीक, तो एज डिस्टेंस पिच डिस्टेंस क्या है ये सबको मालूम है। ठीक, ये फॉर्मूले से आप निकाल लोगे। उसके बाद मिनिमम पिच कितना लेना है, 2.5 टाइम्स ऑफ नॉमिनल डाया बोल्ट। और मिनिमम एज कितना लेना है, 1.7 टाइप्स ऑफ होल डाया का। किस केस में, जब आपका सीयर्ड रहेगा। ठीक, तो उसके या सीयर्टेड लिखे, सीयर के केस में। ठीक, उसके बाद आपको 1.5 टाइम लेना है जब आपका रोल्ड सेक्शन रहेगा, तब उस केस में। ठीक, तो ये आपका केस में पहले के केस में हो गया। ठीक, क्लियर ना। अब सेकंड वाले के केस में बस चेंज है यही कि 50% जो एक्सियल लोड है स्प्लाइस के द्वारा, और 50% किसके द्वारा, उस कॉलम के द्वारा ले लेगा। बाकी सारा डिजाइन सेम है। ठीक, तो यहाँ केस नंबर 3 ऐसे लिख दिया। चलो, वो सॉरी, केस सेकंड, थर्ड में बोल रहा हूँ। केस सेकंड क्या था, व्हेन इंड ऑफ कॉलम और मशीन कट। ठीक, तो इस केस में बस आपका जो लोड है वही बस चेंज होगा। तो इन दिस केस हम किसके लिए, बस 50% स्प्लाइस के लिए डिजाइन करेंगे। ठीक, तो इन दिस केस द लोड इज ट्रांसमिटेड बाय कॉलम स्प्लाइसेस इक्वल टू 50% ऑफ टोटल एक्सियल लोड के। ठीक, इसके लिए डिजाइन कर देना टोटल एक्सियल लोड के। ठीक, बस यही ध्यान रखना है। और जितने रिमेनिंग प्रोसीजर है वो केस से फर्स्ट के, यहाँ लिख लो ऐसे कि रिमेनिंग जो प्रोसीजर है, रिमेनिंग प्रोसीजर इज सेम एज इन केस फर्स्ट। ठीक, तो केस नंबर फर्स्ट की तरह से बाकी सारे प्रोसीजर रहेंगे। ठीक, तो यहाँ हमारा कॉलम स्प्लाइसेस खत्म होता है, और सब है, सबकी डिजाइन, फिलर की डिजाइन यहाँ पर सब डिजाइन की जाती है। तो वो सब मैं स्किप कर दे रहा हूँ, डिजाइन इतना नहीं बोला है। ठीक, यही पढ़ा दे रहा हूँ ज्यादा, अगर आपको ज्यादा लगेगा तो स्किप कर देना। ठीक, कॉलम बेसिस आपके सिलेबस में बोला नहीं है, फिर भी मैं पढ़ा दे रहा हूँ इसको, क्योंकि ये आप लोग ने हर जगह देखा होगा, कॉलम बेसिस। ठीक, अब ये क्या होता है, मैं एक इमेज डाउनलोड करूँ, देखो डाटा चलेगा। चलो देखो, यहाँ डाटा चल नहीं रहा, एकदम जीरो दिखा रहा, फिर भी यहाँ इमेज एक दिख गया। देखो, ये आपने देखा होगा, ऐसे आपने रेलवे स्टेशन पे गए होगे, सब जगह गए होगे, तो नीचे ऐसे देखो, ऐसे एक बेस प्लेट की तरह तब कॉलम को लगाया जाता है। देखा होगा, सबने नोटिस किया होगा, इसलिए ये पढ़ा दे रहा हूँ। सब डेली लाइफ में देखते होगे, और इमेजेस आ नहीं रहे हैं। देखो, ऐसे कुछ नीचे आपने जरूर देखा होगा, रेलवे स्टेशन पे सब जगह ऐसे नीचे एक बेस प्लेट की तरह देखा है, सबने देखा होगा। तो ये क्यों लगाया जाता है, एज अ नॉलेज के लिए, बस ध्यान रख लो। ये बोला नहीं गया है, लेकिन फिर भी मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक, चलो, तो इसे देखते हैं। ऐसे नीचे ये देखो ना, ऐसे बेस प्लेट की तरह सबने देखा होगा। ये इसको क्यों लगाते हैं, अब ये क्या काम करता है, कितने प्रकार के होते हैं, इसको देखते हैं। आप समझो, देखो क्यों लगाते हैं, क्योंकि जब आपका कॉलम ऐसे देखो, मान लो कॉलम है ना, अब इस कॉलम पे ज्यादा लोड आ रहा है, और यहाँ की मिट्टी जो है, मतलब उतना ये, मतलब जैसे लोड आएगा, अब इसमें ज्यादा लोड आएगा ना, तो यहाँ सेटल कर जाएगा, ऐसे नीचे धस जाएगा ना। तो लार्ज लोड को ऐसे अप्लाई करने के, अब यहाँ पढ़ा होगा आपने, ऐसे लोड इक्वल टू या फोर्स इक्वल टू, ऐसे स्ट्रेस इक्वल टू पढ़ा ना, फोर्स अपॉन एरिया। अब एरिया अगर आप यहाँ नीचे बढ़ा दें, ऐसे एरिया बढ़ा दें, तो ये स्ट्रेस की वैल्यू कम हो जाएगी कि नहीं, तो यहाँ पर कम स्ट्रेस पड़ेगा। तो इसलिए हम यहाँ का एरिया से बढ़ा देते, जब एरिया बढ़ा देंगे तो यहाँ लोड ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और कम स्ट्रेस पड़ेगा। तो इससे सेटलमेंट यहाँ देखने को नहीं मिलता, इसलिए ये प्रोवाइड करते हैं। ठीक, तो ऐसे लिख दो। ठीक, क्लियर है ना, सब लोग ने समझा होगा। तो लिखो, कॉलम बेसिस आर यूज्ड टू ट्रांसफर the loads of structure to the footing ठीक, तो क्या बोला, कॉलम बेसिस का कहाँ यूज करते हैं, लोड को ट्रांसफर करने के लिए नीचे फुटिंग में। ठीक, कब, जब आपका when large loads are applied
ठीक, जब आपका ज़्यादा लोड आएगा, ठीक, तब हम क्या करते हैं, कॉलम बेसिस अप्लाई करते हैं। एंड और क्या करते हैं, कॉलम बेसिस आर नॉट प्रोवाइडेड। अगर हम कॉलम बेसिस नहीं प्रोवाइड करेंगे तब क्या होगा, देन इट विल लीड टू लार्ज डिफॉर्मेशन। ठीक, लीड टू लार्ज डिफॉर्मेशन। अगर वहाँ नहीं आप प्रोवाइड करोगे तो वहाँ आपका कॉलम जो रहेगा वो डिफॉर्म कर जाएगा, मतलब ऐसे धस जाएगा, डिफॉर्मेशन देखने मिलेगा। ठीक, तो ये कॉलम बेसिस का डिफिनीशन है। अब ये तीन प्रकार से लगाए जाते हैं। पहला आपका होता है स्लैब बेसिस, ऐसे स्लैब की तरह। दूसरा आपका आता है गजेटेड, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, चलो सब तीनों लिखवा दे रहा हूँ कैसा होता है। ठीक, तो यहाँ आपका जो कॉलम बेसिस होता है, कॉलम बेसिस, ये तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, देखो, एक आपका होता है स्लैब बेसिस, एक का होता है गजेटेड बेसिस, एक का होता है ग्रिलेस फाउंडेशन की तरह। ग्रिलेस, अभी देखो इसका आपने इमेज भी नहीं देखा होगा, ग्रिलेस फाउंडेशन की तरह, फाउंडेशन की तरह। ये तीन तरह के कॉलम बेसिस होते हैं। ठीक, चलो इन तीनों को भी लिखवा दे रहा हूँ। चलो पहला लिखो स्लैब बेसिस, स्लैब बेसिस। ठीक, ये कब, ये जब आपका मतलब ज़्यादा लोड, मतलब ऐसा नहीं, लोड थोड़ा मोड़ा ज़्यादा रहे तब वहाँ। ठीक, कब प्रोवाइड करते हैं, द लोड्स व्हेन द लोड्स टू बी ट्रांसफर्ड, टू बी ट्रांसफर्ड ट्रांसफर्ड आप सबने यही देखा होगा ज़्यादातर, व्हेन द लोड्स टू बी ट्रांसफर्ड कितना स्मॉल, इज स्मॉल, तब हम लगाते हैं इसको। देन स्लैब बेसिस आर यूज्ड। ये कैसे होते हैं, देखो एक मैं बनाऊं, देखो बन जाएगा कुछ इस तरह। ये मान लो आपका कॉलम है, नीचे आपने ऐसे स्लैब की तरह ऐसे प्रोवाइड कर देते हैं, ऐसे स्लैब की तरह। ठीक, देखो ऐसे कुछ लगा दो। इसको क्या करते हैं हम ना, ऐसे देखो 3D में बनाओ, ये ऐसे 3D में लग रहा है ना। अब इसको हम किसी ऐसे एंगल सेक्शन से ऐसे कनेक्ट करा देंगे, ऐसे जोड़ा जाता है। ठीक, एंगल सेक्शन के ऐसे जोड़ दिया जाता है। ठीक, तो ये आपका होता है स्लैब बेसिस। यहाँ पर ये आपका कॉलम हो गया, ये आपका कॉलम हो गया, ये आपका स्लैब बेसिस हो गया, स्लैब बेसिस। ठीक, यहाँ से ऐसे ऊपर से लोड आएगा और ये ट्रांसफर कर देगा पूरा। ठीक, क्लियर है ना। अब देखते हैं सेकंड हमारा क्या था, गजेटेड बेसिस। अब इसमें क्या, वही ऐसे साइड में गजेट प्लेट का यूज कर देंगे। ठीक, और ये मतलब इससे थोड़ा ज़्यादा लोड ट्रांसफर करेगा। ठीक, क्या, गजेटेड बेसिस। ठीक, अब गजेटेड बेसिस में क्या, बस लिख दो, व्हेन लोड्स टू बी ट्रांसफर्ड आर मोर। ठीक, किससे, इससे आपका इससे, मतलब जब आपका लोड इससे ज़्यादा रहेगा तब हम यहाँ यूज करेंगे क्या, गजेटेड। देन गजेटेड बेसिस इज यूज, देन गजेटेड बेसिस आर यूज्ड। ठीक, इसमें बस वही गजेट प्लेट आ जाएगा। देखो कैसे, ऐसे मान लो ये आपका कॉलम था और आपने एक ऐसे मान लो ये आपने एक ऐसे बेस प्लेट बना दिया। अब यहाँ जब कनेक्ट करोगे ना तो ये कैसे, गजेट प्लेट लगा के, ये आपका मान लो ऐसे गजेट प्लेट लगाया, ये गजेट प्लेट है। ठीक, इसके थ्रू कनेक्ट किया, तब यहाँ किसी एंगल से इसे जोड़ दिया। ठीक, ऐसे कुछ, वो आपका आ जाता है गजेटेड बेसिस। ठीक, ऐसे लिख दो, क्या है ये आपका गजेट प्लेट है, गजेट प्लेट, और ये आपका बेस है। इसे सिरमेंट का भी हम बना देते हैं। ठीक, और यहाँ जो ये लगा रहे हैं इसे एंगल सेक्शन नहीं बोल, इसे क्लीट एंगल्स बोला जाता है। ठीक, क्लीट एंगल बोला जाता है। ठीक, क्लियर ना। अब सबसे भयानक आपका ग्रिलेज फाउंडेशन होता है, ये आप लोगों ने देखा नहीं होगा। ठीक, थर्ड आपका क्या बोला मैंने, ग्रिलेज फाउंडेशन। अब ऐसा ग्रिलेज फाउंडेशन में हम क्या करते हैं, ज़्यादा जब आपका ज़्यादा जहाँ पर इंडस्ट्री होती है, ज़्यादा एकदम बड़ी बड़ी हैवी लोड्स आते हैं, वहाँ पर इसका यूज किया जाता है। अब इसका इमेज देखो अभी कितना भयानक आएगा। ठीक, कहाँ पर यूज करेंगे, जब आपका वन हैवी इंडस्ट्रियल
लोड्स आर टू बी ट्रांसफर्ड। ठीक, जब आपका ज़्यादा हैवी इंडस्ट्रियल लोड ट्रांसफर करेगा तब हम वहाँ पर यूज करेंगे। देन ग्रिलेज फाउंडेशन इज यूज, ग्रिलेज फाउंडेशन इज यूज, फाउंडेशन इज यूज। ठीक, अब इसका इमेज देखो कैसे होता है। जैसे मान लो ये आपका कॉलम है ना, अब इस कॉलम के हम फाउंडेशन के नीचे ऐसे करते हैं काम। जैसे मान लो ये है ना, इसके नीचे हमें जैसे आई सेक्शन हो गया, ऐसे आई सेक्शन या आपके चैनल सेक्शन कुछ भी हो सकते हैं, ऐसे लगा देते हैं कुछ इस तरह। इनको ऐसे उल्ट, फिर अभी देखो और भी लगाते हैं ऐसे करके कुछ ऐसे। ठीक, फिर इसके नीचे भी ऐसे ऐसे लगे होते हैं कुछ इस तरह। दिख रहा है ना आप सबको, ऐसे। ठीक, देखो ये आपका पूरा आपका हो गया। ठीक, ऐसे नीचे भी और भी बना सकते हो, मान लो ऐसे अच्छे से बनाना आप लोग, कुछ इस तरह आपका होता है। ठीक, ये आपका हो गया पूरा आपका ग्रिलेज फाउंडेशन। कुछ इस तरह से आई सेक्शन को अरेंज, पहले सीधे सीधे फिर उसको टिल करके इस तरह लगाया जाता है, ये आपका ग्रिलेज फाउंडेशन होता है। ठीक, तो यहाँ पर हमने अपनी यूनिट सेकंड कवर कर ली। थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ा दिया हूँ, जो अगर ज़्यादा भी पूछेगा तो आप लोग कवर कर लोगे। ठीक, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।